गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 वीडियो आपको मोबाइल पर ग्रुप के द्वारा सेंड कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोग नोट भी बना लिए होंगे। ये जो सेकंड पार्ट वीडियो जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। अब इसके बाद आपको बताया गया था उसमें कि हमको पूरा सॉलिड स्टेट के चैप्टर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उसका वर्गीकरण किया गया है। तो उसके वर्गीकरण में बताया गया था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण की आज चर्चा हम लोग करेंगे और दोनों की परिभाषा आपको पार्ट 1 वीडियो में लिखवा दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से याद होगा। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अगर इनके चारों भागों को समझे तो एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में, कि जो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के जो कण होते हैं, उन कण यानी उनके अवयवी कण जो होते हैं, उनके बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। उसी अंतरा अणुक आकर्षण की प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। वीडियो में सारी डिफिनेशंस आपको छोटे और सटीक आंसर लिखवाए जा रहे हैं। आप इसका कंप्लीट नोट बनाते रहिएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका वर्गीकरण किस बेस पे होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं भी, अन्य प्रकार की तैयारियों में भी पूछा जा सकता है कि इसका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसको अंतरा अणुक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब उनके 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आयनिक ठोस है, नेटवर्क या जालक ठोस है, ठीक है, दूसरा जिसको सहसंयोजक भी कहते हैं। तीसरा आपका आणविक ठोस है। चौथा आपका धात्विक ठोस है। चारों ठोसों के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे और चारों के लक्षण के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले समझिए। आयनिक ठोस का मतलब ये हुआ कि जो अवयवी कण होते हैं वो एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा, यानी कि जिसको हम कहेंगे आयन। इन आयनों के द्वारा बने होते हैं और आयनों के बनने की वजह से इनके बीच जो बल लगता है वो बल होता है विद्युत, जिसको हम कूलाम्बिक बल भी कहते हैं या आयनिक बंध भी कहते हैं। इसको विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत आयनिक बंध जिसको बोलते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन यानी कि प्लस एवं ऋणायन यानी कि माइनस से बने होते हैं और स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित रहते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसके बीच लगता है? आयनिक ठोस में लगता है, ठीक है, द्वारा आबंधित रहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। इसके लक्षण भी काफी सटीक लिखवाए गए हैं, इसे अच्छी तरह से फेर करिएगा। प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण, कौन से बल के कारण? प्रबल बल। प्रबल बल कौन है? यही है विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण। ये बात ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत आकर्षण जो आपका बल होता है वो कैसा बल होता है? प्रबल होता है, ठीक है। और इसी के कारण आयनिक ठोस कैसा होता है? कठोर होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब जो गिरने के बाद तुरंत टूट जाए, उसे भंगुर बोलते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं। एवं गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, इनके गलनांक और कथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। किसके? आयनिक ठोस के। ये इनके लक्षण है। पॉइंट नंबर 2, इनके प्रत्येक आयन विपरीत आयनों की निश्चित संख्या से घिरे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ठोस में जो भी एक आयन लेंगे, चाहे आप धन लीजिए और चाहे ऋण लीजिए, धनायन या ऋणायन, कोई एक आयन जो होगा वो अपने चारों तरफ क्या होगा? विपरीत आयन से घिरा होगा, जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये ऋणायन है, दिख रहा है ऋण। अब इसके चारों तरफ देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी एक आयन अपने विपरीत आयनों के द्वारा घिरा होता है। ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। पहला लक्षण आप जरूर याद रखिएगा, कठोर, भंगुर, गलनांक और क्वथनांक उच्च होना। चलिए, अब इसके आयनों की अगर हमको संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए एक सूत्र भी छोटा सा लिख दिया गया है। इसका कारण भी है कि इसके विपरीत आयनों की संख्या इससे जुड़े होते हैं। इसका कारण यही है कि आयनों की जो संख्या होती है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात को निर्धारण करती है। यानी इनका निर्धारण करना है तो देखिए, आर प्लस यानी धन आयनों की त्रिज्या, आर माइनस यानी ऋण आयनों की त्रिज्या। अब एक चीज और देख रहे होंगे कि क्यों इसमें धनायन को छोटा किया गया है, ऋणायन को बड़ा किया गया है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का।
तो सोडियम क्लोराइड में जो Na सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी कि 17। ठीक है, तो NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक, तो ये आयन द्वारा बना है। इसमें क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है, क्लोरीन आपका माइनस होता है और सोडियम जो होता है आपका प्लस होता है। तो ये धन और ऋण इन दोनों के आयनों की वजह से इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि ये आपका धन, ये आपका ऋण, इसको बोलेंगे हम लोग आयन। आयन, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप इसका चित्र भी बना लीजिएगा। लास्ट तीसरा लक्षण देखिए इसका, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था में यानी कि जब भी NaCl, KCl या धातु ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हैं तीनों, इनमें से कोई भी अगर ठोस अवस्था में होगा तो वो विद्युत का कुचालक होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपका क्वेश्चन याद रखिएगा। विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब जिससे धारा का प्रवाह न हो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। परंतु गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब ये होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। तो ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है वो भी जानिए। कारण इसमें नहीं लिखा गया है, मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ठोस अवस्था में जब कोई भी होता है तो उसका जो कण होता है अवयवी एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनके बीच जगह नहीं होता है कि आयन फ्री होकर अपने से जिग जैग या टेढ़े मेढ़े गति कर सके, कहीं नहीं कर सकते। ठोस में एक अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है, वो बंधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये कारण है, तो इसलिए वो कुचालक का काम करते हैं। परंतु जैसे ही गलित अवस्था में आते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर दे करके जब उसको लिक्विड अवस्था में बदलने की कोशिश किया जाता है तो उसके कण टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, जिससे आयन उसके फ्री हो जाते हैं। और आयन जब फ्री होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में चलने लगते हैं, तो वही विद्युत का सुचालक का काम करता है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आप इसे टोटल नोट करिए, एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 लिख दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। NaCl, KCl, धातु के जितने ऑक्साइड होते हैं सब आयनिक ही होते हैं। नोट करिए कंप्लीट, इसको मिटाया जाए। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड हेडिंग क्या होगी, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क जालक ठोस। फिगर ड्रा कर लीजिएगा। सेकंड हेडिंग आपका है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क, जिसको हम जालक ठोस भी कहते हैं, सहसंयोजक ठोस भी कह सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखा गया है, वे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है एवं त्रिविम जालक का निर्माण होता है। अब यहाँ त्रिविम जालक का मतलब याद है, अगर जालक बिंदु का मतलब होता है जो एटम्स उपस्थित होते हैं उनके बीच जो भी जगह प्लेस होता है, वो अपनी स्थिति में जो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, एक अपने फिक्स बिंदु पर ही करते हैं, वो जालक बिंदु कहलाता है। वही जालक उस तरह का निर्माण करते हैं। जालक का निर्माण होता है जो पूर्ण क्रिस्टल में फैला रहता है। मतलब जितना बड़ा क्रिस्टल होगा सहसंयोजक का, उसमें ये जालक हर जगह मिलेगा, मतलब बिंदु हर जगह मिलेगा जहां ये परमाणु पड़े होंगे अपने बिंदु पर फैला रहता है। ऐसे ठोस सहसंयोजक अथवा नेटवर्क जालक ठोस कहलाते हैं। सिर्फ इतना कह सकते हैं, ऐसे ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। सिर्फ इतना परिभाषा मिले, वे ठोस जिनके कणों के बीच क्या होता है, सहसंयोजक बांड बनता है और वो जालक का निर्माण करते हैं। पूरा क्रिस्टल में वो जालक फैले होते हैं। ये सब का किसके, ये परिभाषा हो गई सहसंयोजक ठोस की। अब इनके लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में देखिए, ये ठोस अत्यधिक कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये पहला लक्षण हो गया। त्रिविम संरचना के कारण, दूसरा पॉइंट है ये, त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। तो गलनांक किसके कारण उच्च होता है, तो बताएंगे त्रिविम संरचना के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब जो उपस्थित न हो, अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों होते हैं, तो बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण। किसके अनुपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए। परंतु अपवाद स्वरूप, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो अपवाद के स्वरूप हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेंसिल के अंदर जो होता है ना लीड लगी हुई, जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, वो ग्रेफाइट जो होती है वो अपवाद स्वरूप है। तो अपवाद स्वरूप देख लीजिए, ग्रेफाइट एक चिकना, जबकि आपसे पहले क्या बताया गया था, कठोर भंगुर बताया गया था। अब बताया जा रहा है चिकना एवं नर्म। ये कौन है चिकना नर्म, यही है ग्रेफाइट आपकी। ठीक है,
चिकना एवं नर्म ठोस होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अब ध्यान दीजिए, अभी ऊपर बताया गया था कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु एक अपवाद है, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड क्या होता है, सुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, सुचालक, सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। इसके अब इसका कारण भी कोई पूछ देगा कि क्यों ग्रेफाइड अपवाद है, क्यों ये सहसंयोजक के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो क्यों ग्रेफाइड में होता है। तो इसका कारण भी बता सकते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी एक लेयर, एक परत की तरह संरचना होती है ग्रेफाइट की, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, जबकि अन्य पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, साफ बात लिखा गया है इसमें। इसका मुख्य कारण परतीय संरचना, यानी कि ग्रेफाइट का कारण क्या है कि विद्युत का सुचालक होता है, परतीय संरचना एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, इसलिए ऐसा विद्युत के सुचालक का काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, सहसंयोजक ठोसों को वृहद अणु या परमाणविक ठोस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंधे होते हैं और सहसंयोजक बांड बनाते हैं। जैसे यहाँ आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये एक परमाणु है, ये सब परमाणु हैं, इनके बीच दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक इसका जो आपस में बंधा हुआ है, ठीक ना, साझेदारी किया हुआ है, सहसंयोजक बांड का निर्माण किया हुआ है। यही है, त्रिविम जालक पर अपने उपस्थित हैं अपने, और पूर्ण क्रिस्टल में ये फैले हुए हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई गई थी। टोटल नोट कर लीजिए ये सब। जैसे में कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसके कि सहसंयोजक का हीरा जो है सहसंयोजक का एग्जांपल है, सिलिकॉन सहसंयोजक का है, कार्बाइड होता है, इसके बाद ग्रेफाइड है, ये सब एग्जांपल इसी के हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट करिए इसे। नोट्स आप बनाते रहिएगा, आपको सटीक और कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझा बता के और लिखवाया गया है। आप एक बार पढ़िए, सब कुछ समझ में आपको आएगा। नहीं आएगा तो वो आप तुरंत ग्रुप में भेजिए, क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरी हेडिंग की बात करते हैं, आणविक ठोस। आणविक ठोस मतलब ऐसे ठोस जिनके कण क्या हो, अणु हो, वो आणविक ठोस होते हैं। अब इतनी ही बात करने से परिभाषा पूरी नहीं होगी। इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा हाइड्रोजन पर आधारित है, हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बांध बनाते हैं। तो ये 3 प्रकार से अलग अलग बांट दिया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आणविक ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, यहां लिख लीजिएगा, पर वर्गीकरण। अब इनके प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण देखा जाए तो 3 होते हैं, मैंने पहले बता दिया। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। पीछे आप लोगों को पढ़ाया गया है ध्रुवीय और अध्रुवीय, एक बार इस पर भी फिर से चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, अध्रुवीय का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक ना, या ऐसे हम कह सकते हैं अणु किससे बनते हैं, तत्व से ही मिले होते हैं, परमाणु से ही मिलके बनते हैं। तो अध्रुवीय में सेम टाइप के अगर परमाणु हैं तब इनके बीच जो बांड बनेगा, सहसंयोजक बांड जो बनेगा इनके बीच, ठीक ना, यानी ये जो अणु तैयार होंगे, जैसे H2 अणु, क्लोरीन अणु, ऑक्सीजन अणु, ये सब जितने भी अणु हैं इनमें सेम परमाणु है। तो जब समान परमाणु होते हैं तब उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, यानी उसका विद्युत ऋणात्मकता नहीं होता है। जिनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं होता है वही होते हैं अध्रुवीय ठोस, याद रखिए, या अध्रुवीय अणु। यहाँ अध्रुवीय की बात होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठोस। तो याद रखिएगा ये सब नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, क्यों, कोई पूछ देगा क्यों ये नॉन पोलर है, यानी क्यों ये अध्रुवीय है, तो आप क्या बताएंगे कि इनके परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है। इसलिए अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता तब फिर वो ध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएंगे। इसके बाद चर्चा उसी की करेंगे। ठीक है, आपको बस समझ में आ गई। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है आपको पढ़ाया गया है पीरियोडिक टेबल चार्ट में कि लेफ्ट टू राइट आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, चलिए परिभाषा पे आते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, इन अध्रुवीय अणुओं में परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जबकि अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको देखिए क्या कह रहा है ये अध्रुवीय आणविक ठोस, क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि जितने भी ठोस होते हैं, यहाँ भी चित्र भी बनाया गया है, देख लीजिए, ये क्या है, सब अणु है। ठीक है, मान लीजिए इसमें से कोई एक अणु मैं कह दिया ये अणु है सपोज, मान लीजिए, तो इस अणु के अंदर क्या होगा, परमाणु होगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, अगर हाइड्रोजन के परमाणु के बीच, ठीक ना, क्या होता है, अध्रुवीय होते हैं। यही बात आपने लिखा है कि इन अध्रुवीय अणुओं में परमाणुओं के मध्य, ये अणु है में परमाणु है, ये परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणु हो गया, परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कैसा सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अध्रुवीय। क्यों अध्रुवीय है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है तो समान परमाणु हुआ, और समान परमाणुओं के बीच अध्रुवीय बंध होता है, और अगर भिन्न भिन्न परमाणु होंगे तो उनके बीच ध्रुवीय होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो जाएगा, और इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, शून्य है, इसलिए। तो याद रखिएगा, किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं के मध्य अगर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और जो अणु है, सपोज एक अणु और है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, अध्रुवीय परमाणु हो गए ना, अध्रुवीय परमाणु हो गए। अब ये जो अणु हो गए, इन अणुओं के मध्य जो होगा, यही कह रहा है, इन अणुओं के मध्य जो होगा वो क्या होगा, वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। वांडर वाल्स बल कैसा होता है, क्षीण होता है, यानी कि कमजोर होता है। तो वही बात बताया गया है, जबकि अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, ये जो अणु है ना, इनके बीच दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित है अणुओं के बीच, लेकिन परमाणुओं के बीच कैसा है, मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, याद रखिएगा। और अणुओं के बीच कैसा बंध पाया जाता है, दुर्बल वांडर वाल बल पाया जाता है। अणुओं के बीच दुर्बल वांडर वाल, और उनके अंदर जो परमाणु हैं उनके मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बस 2 बात आप याद रखिएगा, आपकी परिभाषा हो गई अध्रुवीय आणविक ठोस की। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण भी जान लेते हैं। दुर्बल वांडर वाल्स बलों की उपस्थिति के कारण, मतलब ये जो दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित है उसके कारण गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, मतलब ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे गल जाते हैं, ठीक ना, इनका गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों या आयनों के न होने के कारण, देखिए इसमें आयन की बात कहीं नहीं हुई है, आयन की बात पहले वाली हेडिंग हुई थी आयनिक वाले में, जिसमें धन आयन और ऋण आयन बने थे, आपको याद होगा। ठीक है, इधर कहीं आयन की बात नहीं हो रही है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, आयन भी नहीं है, तब ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, विद्युत का ये कुचालक हो गया। 2 हो गए लक्षण इसके। जैसे हाइड्रोजन सॉलिड की बात हो रही है, ब्रैकेट में एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड है, ठोस है। ये सब जितने ठोस हैं, इन्हीं लोगों की स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए, आणविक ठोस इन्हीं लोगों की संरचना है, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। आणविक ठोस में अध्रुवीय आणविक ठोस कौन होते हैं, हाइड्रोजन अणु, क्लोरीन अणु, आयोडीन अणु, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। अब बात करेंगे अगली हेडिंग, रोमन नंबर में 2 डालना है, याद रखिएगा, अभी चौथा नहीं हेडिंग आ रहा है, अभी चौथे की बाद में चर्चा होगी, अभी तीसरा का पहला है, अभी तीसरा का दूसरा, अब फिर तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी हेडिंग है अब, ध्रुवीय आणविक ठोस। चलिए नोट करिए इसको पूरा। ध्रुवीय ठोस हो गया आपका। अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, 3 बताया गया था आपको, 3 हेडिंग पढ़ना है आणविक ठोस के अंतर्गत। ध्रुवीय आपने पढ़ लिया। अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, इन ठोसों में या इन ठोस में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। इससे पहले वाले में क्या लिखवाया गया था, अध्रुवीय वाले में, अध्रुवीय वाले में लिखवाया गया था कि अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस में कैसे पाए जाते हैं, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं इसमें। इन अणुओं में या इन अणुओं के परमाणुओं के मध्य, ठीक ना, मान लीजिए इसका ये अणु है, ठीक है, तो इसके अंदर जो परमाणु होगा उसकी बात कर रहा है ये, कि इन अणुओं, ये भी मान लीजिए अणु है, इसके क्या है, छोटे छोटे परमाणु हैं इसके अंदर, अणुओं के परमाणुओं के मध्य, मतलब इन दोनों के मध्य की बात कर रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा कि अणु जो होता है, उस अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं के बीच जो बांड उपस्थित होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। अब ध्रुवीय होने का मतलब मैंने पीछे भी समझा दिया, यानी इसके अणुओं, सॉरी, इनके परमाणुओं के बीच क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, ठीक ना, तब ध्रुवीय होगा। और अंतर अगर नहीं होगा तब वो क्या होगा, अध्रुवीय होगा। ये पीछे बताया गया था, यानी इनके बीच क्या है, ध्रुवीय हैं,
ये भी इनके बीच का बांड क्या है, ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय उपस्थिति। इन ठोसों में अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है। ये बात भी अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि ये जो अणु है और ये जो अणु है इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है। मतलब इनके अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है और इनके अंदर जो परमाणु है उनके मध्य क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। यही बात बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब मत बनाइएगा, यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है। चित्र इसके पीछे ही बनवा दिया गया था आणविक ठोस का, वैसा ही होता है। अब इसके कुछ लक्षण भी देख लीजिए। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ये अपेक्षाकृत का मतलब क्या हुआ, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। अपेक्षाकृत का मतलब हुआ कि इससे पीछे जो आपने पढ़ा है अध्रुवीय, ये तो ध्रुवीय आणविक है ना, इससे पहली हेडिंग क्या पढ़ाई गई थी, ध्रुवीय। तो वो जो अध्रुवीय वाले में गलनांक और क्वथनांक था वो क्या था, निम्न था। तो अपेक्षाकृत अधिक मतलब उससे इसका जो गलनांक क्वथनांक क्या होगा, थोड़ा सा अधिक होगा। तो बात याद रखिएगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। किससे अधिक होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस से, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड, ये ठोस नर्म, ये क्या है, नर्म, ये भी याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं, नर्म होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड में देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ सॉलिड स्टेट में दोनों को लिया गया है। एक बात विशेष ध्यान दीजिए, मुझे याद आ गया SO2 से, इससे पहले आप लोगों ने जब परीक्षा दिया था, टेस्ट जो दिया था आप लोगों ने, मैंने उसमें देखा था बहुत गलतियां आप लोग कर रही हैं। S के साथ इतना छोटा सा O लगा रही हैं, ये स्मॉल लेटर, ये ग्रामर नहीं इंग्लिश का चल रहा है, ठीक ना। ये ऑक्सीजन को आपको एक अलग पूरा एलिमेंट है, ये पूरा उतना ही बड़ा लिखिए, आप उसे छोटा मत लिखिए। यही गलती अगर करेंगी तो एक समय आएगा कहीं आ जाएगा CO और कहीं आ जाएगा CO। अब आप डिफरेंट नहीं जान पाएंगे, दोनों आप एक ही लिख देंगे। इस CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है और इस CO का मतलब कोबाल्ट है, जो कि एक तत्व है, ये एक अणु है। ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक ना। याद रखिए, जहां बड़ा वो बना है आप पूरा बड़ा बनाइए, क्यों छोटा बना रही हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने देखा था, टेस्ट आपकी कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम मिल रही थी कुछ लोगों का। सेकंड, ये आपका खत्म हो गया आपका ध्रुवीय। अब आते हैं तीसरी और लास्ट हेडिंग आणविक ठोस का, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें देखिए क्या होता है, ये तो नियर अबाउट पूरा इसी तरह का ही है, थोड़ा इसमें डिफरेंट है। क्या इससे अंतर है, इसलिए अलग कर दिया गया इसको। देखिए हाइड्रोजन यानी H जो होता है, एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये भी सब तत्व हैं, के परमाणुओं से बने अणुओं के मध्य, मतलब अगर इन लोगों का हाइड्रोजन से क्रिया होगा तो जो अणु बनेगा उन अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन बांड पाया जाता है उनके बीच, प्रबल हाइड्रोजन बांड कैसा होता है, प्रबल होता है। ये भी अंडरलाइन करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, ठीक है। कैसे, जैसे जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया किया तो क्या बन जाएगा, NH3। इसी तरह ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2। इसी तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन से क्रिया होगा तो क्या बनेगा, HF, जो कि यहाँ नीचे एग्जांपल में लिखा गया है सब, ठीक है। हाँ, तो ये जो है अमोनिया, ये हाइड्रोजन बांड बनाएगा। वाटर भी हाइड्रोजन बांड बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हाइड्रोजन बांड बनाता है। हाइड्रोजन बांड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉटेड, जैसे ये HF है, सपोज कोई एक और HF है, तो ये जो इसका फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इसके बीच हाइड्रोजन बांड बनेगा, इनके बीच बनेगा, ठीक है। इसी तरह इनके नीचे बढ़िया से दिखा सकते हैं, ये रहा आपका HF, तो इनके बीच हाइड्रोजन बांड को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको 11th में पढ़ाया गया था, तो आप उसको जानते होंगे। चलिए यहाँ पे ये सब नहीं लिखना है आपको, ये समझाया गया, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। आगे, फल स्वरूप इस प्रकार के ठोस भी ध्रुवीय अणुओं द्वारा ही बने होते हैं। देखिए ये बात क्लियर होगी ना, ये ध्रुवीय आणविक ठोस, जो यहाँ ध्रुवीय वाला है वही ये भी होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये भी। तो इनको अलग क्यों कर दिया गया, ये भी जानिए। इनका जो लक्षण होता है थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, कमरे के ताप पर ये ठोस वाष्पशील द्रव होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये द्रव में पाए जाते हैं। कौन, ये वाटर, अमोनिया, एथिल अल्कोहल, इथेनॉल जिसको IPSN बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब। अब आगे देखिए, ये दूसरा पॉइंट है लक्षण, ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
कुछ लोग कहेंगे कैसे सर कुचालक होता है, जल में तो हम लोग को करंट लगता है, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन ध्यान दीजिए जो आपका वाटर होता है ना वो प्योर नहीं होता है, इनप्योर होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, इस वजह से वो क्या करता है, आपको करंट लगता है वाटर से, ठीक ना। तो अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें आपको करंट नहीं लगेगा, यानी वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक, याद रखिएगा। फिर तीसरा है, इनके गलनांक एवं क्वथनांक अध्रुवीय तथा ध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा उच्च होते हैं। फिर बात ध्यान दीजिएगा, यानी इनका जो गलनांक क्वथनांक है, अभी ऊपर मैं बताया था कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अध्रुवीय का अधिक होता है, किससे, अध्रुवीय से। अब यहाँ पर इसका क्या बोला जा रहा है, गलनांक और क्वथनांक, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का इसका गलनांक क्वथनांक बोल रहा है कि इससे भी ज्यादा होता है, और इसके ऊपर जो आपने पढ़ा है अध्रुवीय ठोस, उससे भी अधिक होता है। यानी कि सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक हाइड्रोजन आबंधित तीसरी हेडिंग का हो गया, सबसे अधिक गलनांक किसका हो गया, ये तीसरी हेडिंग का। इससे कम किसका हो गया, दूसरी हेडिंग का। उससे भी कम किसका हो गया, जो पहली हेडिंग आपने पढ़ा है, याद रखिएगा। गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो सबसे अधिक इसका है। थर्ड लिखने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन आबंधित आणविक। सेकंड लिखने का क्या मतलब है, ध्रुवीय आणविक ठोस। और फर्स्ट लिखने का मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस है, याद रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वाटर सॉलिड में, अमोनिया सॉलिड में, एथिल अल्कोहल सॉलिड में, HF सॉलिड में। अब लास्ट हेडिंग आपको पढ़नी है चौथी, क्या, धात्विक ठोस। यही लास्ट आपका है, मेटालिक सॉलिड जिसको बोल सकते हैं आप, ये लास्ट पूरा नोट करिए इसे। लास्ट हेडिंग आपका देखिए, 4 भाग था, चारों आपको वर्गीकरण पढ़ा दिया गया है। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण, जिसमें बताए गए थे इसके 4 भाग थे, और चारों भाग में लास्ट वाला चौथा भाग है धात्विक ठोस, यानी कि मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड को आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कि जिसमें ऐसे ठोस जो धनायन होते हैं या इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग कर धनायन चार्ज दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं या धात्विक ठोस कहलाते हैं। इस तरह से भी पढ़ा है, और ऐसे भी पढ़े हैं आप लोगों ने कि धात्विक ठोस वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिसको चादर आघात वर्धनीयता, यानी जिसको पीठ के चादर की तरफ फैलाया भी जाए, जो आघात वर्ध हो, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो, जिसमें चमकदार चमक पाई जाती है। ये सारी चीजें बचपन से ही आप 9th-10th में ही पढ़े हैं आप इसके बारे में। ये वही चीज है, ये डिफरेंट नहीं हेडिंग, इसलिए कुछ खास नहीं है। आप देख लीजिए, धात्विक ठोस, धातु धनायन, यानी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो वही बात लिखा गया है, धातु धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ठीक है, व्यवस्थित समूह है, यहाँ दिखा दिया गया चित्र में आपको, ये आप देख लीजिए, इसके सामने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यही संलग्नित का मतलब होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं उनका एक समूह होता है, किसमें, धात्विक ठोस में। ये धात्विक ठोस का स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, यानी कि ये गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो विद्युत के चालक होते हैं ना, गतिशील होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, याद रखिएगा ये वर्ड, सुचालक। सुचालक का मतलब जिससे उष्मा उत्पन्न हो और जिसमें धारा का भी प्रवाह हो। तो ये दोनों कार्यों में आपका एक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल जो होता है, ये दोनों का गुण रखता है, किसका, विद्युत का भी और उष्मा का भी। इनमें धात्विक चमक होती है, इनमें धात्विक चमक होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इनका एक विशिष्ट रंग होता है, ये सब इनके लक्षण है या कह सकते हैं गुण है। ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, इनकी चादर या तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, और एयू क्या होता है, गोल्ड, यानी कि सोना आदि। खत्म हो गया ये आपका। नेक्स्ट हेडिंग अलग से है, एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रैग समीकरण। ठीक ना, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जब बीएससी करेंगे आप लोग आगे, तो तभी आपको इस सब के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए मिला है। फिलहाल इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। जितने भी सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये उसके तल हैं अलग अलग, ठीक ना, ये सॉलिड क्रिस्टल है। तो जब भी कोई एक्स किरण विवर्तन का मतलब ये जो भी लाइटें आकर इनके ऊपर गिरती हैं, इनके ऊपर जो भी लाइटें आकर के गिरती हैं, उनका क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है समान रूप से। तो ये जो भी लाइटें आकर के इस पर गिर रही हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच एक एंगल बन जाता है।
कि ये लाइटें कहाँ से आके गिर रही हैं, इनके बीच क्या बन जाता है, एक एंगल बन जाता है, कोण, जिसको हम कह सकते हैं थीटा। इनके बीच का जो तल है ये प्लेन है, यानी जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल खींचा गया है, ये क्रिस्टल का इनके बीच जो डिफरेंट होता है उसको हम मान लेते हैं कि चलिए इनके बीच डिफरेंट कितना है, डी का, स्मॉल डी शब्द हो गया डिफरेंट। और ये जो लाइटें आके गिर रही हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट हो रही हैं, लाइटें गिर रही हैं, तो इसकी संख्या हम मान लेते हैं कि एन संख्या में क्या है, तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश के अंदर जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा लैम्डा, इसकी संख्या कितनी बता दी गई, एन, ये सब आकर के गिर रही हैं और उतना ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इनके बीच एक रिलेशन दिया था, किसने दिया था वो भी जान लीजिए, WL ब्रैग तथा WH ब्रैग। ये जो WL ब्रैग और WH ब्रैग है ये बाप बेटे हैं, यानी कि यह WL पिताजी का नाम है, ये उनके पुत्र का नाम था WH ब्रैग। इन्हीं दोनों लोगों ने एक्स किरण को सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर गिरा करके एक समीकरण दिया, उस समीकरण का नाम क्या रखा गया, ब्रैग समीकरण। तो आप लोगों को सिर्फ समीकरण याद रखना है, मैं समीकरण लिख दे रहा हूं। वो समीकरण था आपका n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है, जिसमें सबके बारे में मैंने बता दिया। थीटा क्या है, ये देखिए इसके बीच एंगल है, और आपका डी क्या है, ये जो क्रिस्टल है आपका उसके लेयर के बीच का डिफरेंट है, एन क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और एन क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक कर सकते हैं। तो ये आप सूत्र याद रखिएगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है, यही है ब्रैग समीकरण। खत्म हो गया ये सारी पूरी बातें। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जाएगा, क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उससे पहले आप पहले इसे नोट करिए पूरा कंप्लीट, उसे तैयार करिए। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे आप लोग पार्ट 3 वाले वीडियो में, आप इसको फेयर सीरियल वाइज करते जाइएगा केमिस्ट्री के नोट पर। अब क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल जालक के बारे में लोग डिटेल चर्चा करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन भी आते हैं। हमने पूरा डिटेल्स पढ़ाने की कोशिश की है, और आप पूरा नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए वीडियो में, इससे आपकी कंप्लीट आपकी तैयारियां भी बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे नीट के लिए तो बेस्ट है ये तैयारी, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब नीट में आपको 100% सब क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजा जाएगा जिसका आप लोग टेस्ट भी देंगे, ठीक है। ओके बाय।